गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे कॉन्सेप्ट डिकोडर के ऊपर। मैं पीयूष पराशर आप सभी का स्वागत करता हूं कॉन्सेप्ट डिकोडर प्लेटफॉर्म के ऊपर। हम पढ़ रहे हैं पॉपुलेशन फोरकास्टिंग एनवायरमेंट इंजीनियरिंग के अंदर। दिस इज चैप्टर नंबर 1, वाटर डिमांड एंड पॉपुलेशन फोरकास्टिंग, जो कि हमने कल ही शुरू किया था और लेक्चर 1 कल ही डाल दिए थे। दिस इज योर लेक्चर नंबर 2। तो कल जो है हमने वाटर डिमांड की डेफिनेशन को देखा था, डिजाइन पीरियड की डेफिनेशन को देखा था, प्लस मेथड टू फोरकास्ट पॉपुलेशंस हमने देखा था, जिसमें से हमने मैथमेटिकल मेथड एंड ग्राफिकल मेथड देखे थे। 4 मैथमेटिकल मेथड के नाम पढ़े थे एंड 3 ग्राफिकल मेथड के नेम को हमने पढ़ा हुआ था। उनमें से 2 मैथमेटिकल मेथड को हमने कल ही डिस्कस किया था, जो कि काफी इंपॉर्टेंट थे। अब जो बाकी के 2 मैथमेटिकल मेथड्स हैं उसे हम अब डिस्कस करेंगे, जिसमें से एक नाम आता है इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप सबसे पहले इस चीज को पढ़िए और लिखना चालू करिए। उसके बाद मैं आपको मैथमेटिकल फॉर्मूला इसका कैसे बनता है वो डिराइव करवा के दिखाता हूं, जैसा हमने कल दिखाया था। इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड, ऑल्सो कॉल्ड एज मेथड ऑफ वेरिंग इंक्रीमेंट। अच्छा, मेरे को ये बताओ, ये जो सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे हैं इससे आपका कहाँ पे फायदा होगा? तो देखिए, ये जो आप पढ़ोगे इससे आपके गेट के, इंजीनियरिंग सर्विस के, स्टेट एजेई के, एसएससी जेई के मोर देन 90% टू 95% ऑफ क्वेश्चंस आप इजीली रियल टाइम एग्जामिनेशन में सॉल्व कर पाएंगे ऑफ योर ओन। इधर उधर भटकने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। ओके, चलिए पढ़िए, क्योंकि हम जितना भी पढ़ते हैं उतना सटीक और सॉलिड पढ़ते हैं, बात यही है और होना भी चाहिए। इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड, ऑल्सो कॉल्ड एज मेथड ऑफ वेरिंग इंक्रीमेंट। इसको हम मेथड ऑफ वेरिंग इंक्रीमेंट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं समझ में आएगा, पहले लिख लो ये पॉइंट्स। इंक्रीमेंट ओवर द इंक्रीज, इंक्रीमेंट ओवर द इंक्रीज, यहां पे हम क्या निकालते हैं? इंक्रीमेंट ओवर द इंक्रीज निकालते हैं, जिसको हम वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। इज फाउंड आउट एंड पॉपुलेशन आफ्टर एन डिकेड इज देन फाउंड आउट। सबसे पहले इंक्रीमेंट ओवर इंक्रीज निकालते हैं, वो निकालने के बाद हम पॉपुलेशन आफ्टर एन डिकेड निकाल लेते हैं। फॉर पॉपुलेशन इन इंडिया, इंडिया में जो पॉपुलेशन है, दिस मेथड गिव्स समवेयर वैल्यू बिटवीन अरिथमेटिक मीन मेथड एंड ज्योमेट्रिकल मीन मेथड। समझ रहे हो बात? अरिथमेटिकल मीन मेथड को यूज करके जो आप पॉपुलेशन फोरकास्टिंग करोगे उससे वैल्यू आया मान लो कुछ ए, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन मेथड से यूज करके आप पॉपुलेशन फोरकास्टिंग किए फॉर सेम डेटा, तो आपको वैल्यू आया मान लो सी। लेकिन इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड को यूज करके जब आप पॉपुलेशन को फोरकास्टिंग करेंगे, लेट्स सपोज आपको वैल्यू आया बी, तो वो कहीं ना कहीं ए और सी के बीच में है। समझ रहे? तो ये बात यहाँ पे ये कह रहा है। नेक्स्ट, दिस मेथड इज पुट इन यूज, ये कब इस्तेमाल किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस पॉइंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, कि फॉर पॉपुलेशन इन इंडिया दिस मेथड गिव्स समवेयर वैल्यू बिटवीन अरिथमेटिक मीन मेथड एंड ज्योमेट्रिकल मीन मेथड। Next point, this method is put in use when we don't have knowledge of the type of city it is। देखिए, मैंने 2 टाइप ऑफ सिटी के लिए 2 अलग अलग मेथड आपको एक्सप्लेन किया था। एक मैंने एस्टेब्लिश सिटी, ओल्ड एंड एस्टेब्लिश सिटी, दूसरा यंग एंड डेवलपिंग सिटी। तो ओल्ड एंड एस्टेब्लिश सिटी जो थी उसके लिए अरिथमेटिक मीन मेथड, ओके, एंड फॉर यंग एंड डेवलपिंग सिटी इसके लिए हमने ज्योमेट्रिक मीन मेथड को इस्तेमाल किया था। तो 2 मेथड का अलग अलग यूज थी, एप्लीकेबिलिटी थी। तो उसी तरह से ये जो मेथड है ये हम कब यूज करेंगे, इसके बारे में कहा गया है कि इस मेथड को आप तब अप्लाई करिए जब आपको मालूम ही नहीं चल रहा है, आइडिया ही नहीं लग पा रहा है कि मेरा शहर किस तरह का है। ठीक है, दिस मेथड इज पुट इन यूज व्हेन वी डोंट हैव नॉलेज ऑफ टाइप ऑफ सिटी इट इज इट क्लियर टू यू ऑल? ओके, सो दिस आर सम थियोरेटिकल पॉइंट्स ऑफ दिस मेथड। ये सारे थियोरेटिकल पॉइंट्स आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएंगे जब अब हम मैथमेटिकल डेरिवेशन इस मेथड का करेंगे। तो ये सारे पॉइंट अपने आप जब एक बार फिर रीड करोगे कॉपी पे, सब समझ में आ जाएगा कि हुआ क्या है। तो एक सिंपल सा टेबल बना के उसके माध्यम से हम इस चीज को समझ सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। देखिए, ईयर ले लेता हूं 1900, ठीक है। 1900 हर एक 10 डिकेड पे ले लिया, मतलब 10 इयर्स का डिफरेंस पे 1910, 1920, 1930, 1940, 1950,
ऐसा लाइक दिस वी हैव डेटा 1960, ठीक है, इस तरह का कुछ डिफरेंट ईयर्स है। चलो पॉपुलेशन के लिए भी एक डेटा ले लेते हैं फॉर मतलब समझने के लिए। लेट्स सपोज पॉपुलेशन था 5, पॉपुलेशन था 7, पॉपुलेशन हो गया फिर 9 हो गया मान लो, पॉपुलेशन हो गया फिर 13 हो गया मान लो, फिर 16 हो गया था मान लो पॉपुलेशन, ठीक है, 16 हो गया, या फिर 18 हो गया मान लो, फिर 22 हो गया। इस तरह से एक एवरेज डेटा हमने लमसम एक डेटा ले लिया पॉपुलेशन का। तो ये जो पॉपुलेशन का डेटा लिया ये किसी एक शहर के लिए था। तो यहाँ पे आप जरा डेटा को ऑब्जर्व करेंगे तो डेटा कैसे है, देखिए 5 से 7 हुई, 7 से 9 हुई, 9 से 13 हुई, 13 से 16, 16 से 18, 18 से 22। डेटा बढ़ती गई है, मतलब पॉपुलेशन इंक्रीज तो हुआ है, लेकिन अब ये लेकिन का क्या मतलब अभी समझ में आएगा। देखो भाई, तो सबसे पहले ये निकालो कितना कितना पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ, मतलब जो x का वैल्यू हम पहले नहीं निकालते थे इंक्रीज इन पॉपुलेशन, उसी x का वैल्यू निकालिए। तो सबसे पहले डेटा में x कुछ भी नहीं मिलेगा, दूसरे में कितना इंक्रीज हुआ, ये मान लो ये P1 का वैल्यू है, ये P2 का वैल्यू है, दिस इज योर P3 वैल्यू, दिस इज योर P4 वैल्यू, दिस इज योर P5 वैल्यू, दिस इज योर P6 वैल्यू, दिस इज योर P7 वैल्यू, लाइक दिस। जो लास्ट नोन डेटा है उसी को हम P नॉट कहते हैं, ठीक है, इन मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस। तो इसको मैंने P7 को P नॉट यहाँ पे कह दिया। तो इंक्रीमेंट यहाँ पे कितना हम लिखेंगे, P2 माइनस P1 मीन्स 7 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 2। तो 2 के आगे यहाँ पे, अच्छा चलो ये 2 के आगे कुछ नहीं, ये यहाँ पे 2 इंक्रीज हुआ है ना, x इक्वल टू 2 हियर, मतलब ये हो गया आपका x1। तो सिमिलरली x2 इक्वल टू 9 माइनस 7 अगेन 2, ठीक है। फिर x3 निकालो भाई, x3 इक्वल टू क्या होगा, P4 माइनस P3, 13 माइनस 9, तो 13 माइनस 9 इक्वल टू कितना हो गया 4, ठीक है। फिर x4 बताओ, P5 माइनस P4 ये कितना हो जाएगा, 16 माइनस 13 3, ठीक है। फिर x5 इक्वल टू 18 माइनस 16 18 माइनस 16 कितना होगा 2। फिर x6 बताओ, 22 माइनस 18 4 का। तो इस तरह से x डेटा इंक्रीज इन पॉपुलेशन आपने निकाल लिया। अब जो हमें यहाँ पे y निकालनी है, ये y क्या है, इट इज इंक्रीमेंटल इंक्रीज या फिर और इंक्रीज ओवर इंक्रीज, इसको हम क्या कहते हैं, इंक्रीमेंटल इंक्रीज या फिर इंक्रीज ओवर इंक्रीज। तो यहाँ पे इंक्रीज क्या है, इंक्रीज का है x के ऊपर कितना इंक्रीज हुआ है ये देखना है। इट मीन्स फॉर एग्जाम्पल अब मतलब x के वैल्यू का डिफरेंस हमको निकालनी है। जैसे यहाँ पे तो पहला डेटा कुछ भी नहीं मिलेगा, दूसरा डेटा भी कुछ नहीं मिलेगा, दूसरा डेटा में मतलब इंक्रीज कितना है, इंक्रीज तो 2 है ही, तो इंक्रीज ओवर इंक्रीज कितना ये पता चलेगा क्या, नहीं। तो यहाँ सेकेंड डेटा भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। थर्ड डेटा जो आपको y1 मिलेगी, यू विल गेट थर्ड डेटा, और y1 आपको क्या मिलेगा, x2 माइनस x1 मीन्स 2 माइनस 2, यहाँ पे 2 है, इधर भी ऊपर 2 है, तो 2 माइनस 2 इट इज इक्वल टू 0। सिमिलरली यू आर गोइंग टू गेट y2 वैल्यू, क्या मिलेगा y2, x3 माइनस x2 मतलब 4 माइनस 2, तो 4 माइनस 2 इज अ पॉजिटिव वैल्यू, और कितना है न्यूमेरिक डिजिट +2। तो हम ये कहेंगे, अच्छा इसका मतलब क्या अभी समझाता हूं, पहले निकाल लो आप इस तरह से, y3 निकाल लो। सिमिलरली y3 क्या निकल जाएगा, x4 माइनस x3 निकल जाएगा, y3 मीन्स 3 माइनस 4, मतलब 3 माइनस 4 कहने का क्या मतलब है, 3 माइनस 4 हो गया अगर, तो इसका मतलब ये हुआ कि इंक्रीज तो हुआ है लेकिन डिक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज हुआ है। क्या मैं समझाता हूं, तो इसमें 3 माइनस 4 तो -1 आ रहा है, तो -1 हम एज इट इज लिख देंगे, ये जरूरी है। तो y4 x5 माइनस x4, x5 माइनस x4 मीन्स 2 माइनस 3, तो 2 माइनस 3 मतलब क्या हो गया, अगेन -1 यू आर गेटिंग। नाउ सिमिलरली y5 निकालिए आप, x6 माइनस x5 मीन्स 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 मीन्स +2। तो एक चीज ध्यान रखना है कि जब भी आप y का वैल्यू लिखें, है ना, इंक्रीमेंटल इंक्रीज या फिर इंक्रीज ओवर इंक्रीज का वैल्यू आप जब भी लिखेंगे तो उसमें प्लस और माइनस आपको कंसिडर करते हुए लिखना है।
ये बात को ध्यान रखना। अब ये वैल्यू जो निकाल रहे हो y1 y2 y3, इसका मतलब क्या है जरा देखो भाई। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन आप ये लो, देखिए जैसा कि मैंने पहले बोल रखा था आपको कि ये जो पॉपुलेशन का डेटा है इस पर्टिकुलर शहर का, इसको ऑब्जर्व करेंगे तो साल दर साल जैसे जैसे दशक आगे चल रहे हैं पॉपुलेशन ऐसा नहीं है कि डिक्रीज हो रहा है। मतलब पहले 5 था तो 4 नहीं हुआ है, 5 से 7 हुआ है, 7 से 9 ही हुआ है, 9 से 13 ही हुआ है, आगे ही बढ़ा है। मतलब ओवरऑल देयर इज इंक्रीज इन पॉपुलेशन। ये बात क्लियर है? ओवरऑल पॉपुलेशन में इंक्रीज ही है, डिक्रीज नहीं हुआ है। ठीक है, अब हमने क्या किया, इंक्रीज निकाला, मतलब पॉपुलेशन में कितना इंक्रीज हुआ है ये निकाला। तो पॉपुलेशन में कितना इंक्रीज हुआ है तो हर एक दशक में तो हमने निकाला, यहाँ पे जैसे x1 इक्वल टू 2 का वैल्यू आया। फिर नेक्स्ट देखो यहाँ पे 1910 पे कितना आया पॉपुलेशन इंक्रीज फ्रॉम पास्ट पॉपुलेशन। पॉपुलेशन इंक्रीज जो निकाल रहे हैं ये कहां से निकाल रहे हैं, फ्रॉम द प्रीवियस पॉपुलेशन। मतलब 1910 में जो x का वैल्यू 2 आया तो इसका मतलब क्या हुआ कि विथ रेस्पेक्ट टू 1900 in 1910, with respect to 1900 in 1910 there is increase in population by 2 number। यही मतलब हुआ एज ए स्टेटमेंट। ठीक है, तो सिमिलरली 1920 में जो पॉपुलेशन इंक्रीज का वैल्यू देख रहे हैं आप वो भी कितना है 2। तो इसका मतलब भी क्या हुआ कि विथ रेस्पेक्ट टू 1910 इन 1920 देयर इज इंक्रीज इन पॉपुलेशन बाय 2 नंबर। बस यही मतलब हुआ। यहाँ तो एग्जांपल के लिए मैंने ये 2 इतना सिंपल डेटा कंसीडर कर लिया ताकि आप एनालिसिस को समझ पाए, लेकिन क्वेश्चन में कुछ और ही डेटा होगा, डिफरेंट वैल्यूज होंगे। समझ रहे बात को? तो यहाँ पे देखिए, तो 1910 से 1920 तक जो अगर आप इंक्रीज इन पॉपुलेशन निकालोगे तो ये इंक्रीज इन पॉपुलेशन इन 2 दशक में तो कांस्टेंट है ना, कोई इंक्रीज हुई नहीं हुई, मतलब इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज कांस्टेंट। इसलिए जब हम y का वैल्यू निकालेंगे तो ये y 2 - 2 इक्वल टू 0 आ गया। तो y का वैल्यू 0 आ जाने का मतलब क्या है, 0 आ जाने का मतलब यही है सिंपली कि इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज कांस्टेंट। समझ रहे हैं? इंक्रीज इन पॉपुलेशन जो हो रहा है वो कांस्टेंट वे में हो रहा है। मतलब 2 2 2 2 2 का डिफरेंस सभी जगह आ गया, मतलब या फिर 4 4 4 का डिफरेंस सभी जगह आ गया। मतलब इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज ऑटोमेटिकली कांस्टेंट। समझ रहे? जैसे यहाँ पे मैंने आपको 1910 का और 1920 का बना के दिखाया, तो यहाँ पे 2 आ गया, इधर भी 2 आ गया। इंक्रीज इन पॉपुलेशन मीन्स वो इंटरवल में 10 इयर्स का पीरियड के इंटरवल में जो इंक्रीज इन पॉपुलेशन, अच्छा 10 ईयर कहां हुआ, ये टोटल आपका 20 ईयर का इंटरवल हो गया है ना। 1900 से लेके 1910, 1910 से लेके 1920, टोटल 20 ईयर के इंटरवल में जो पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है हर एक 10 ईयर पे वो कांस्टेंट रेट पे हुई है। यही मतलब है इसका, यही बात समझेंगे आप। इसलिए आपका y का वैल्यू 0 आ जाएगा। सो ये चीज आपसे पूछ सकते हैं, इफ इंक्रीमेंटल इंक्रीज और इंक्रीज ओवर इंक्रीज y वैल्यू कम्स टू बी 0 इट मीन्स दैट ये वो फलना ढिमका बहुत सारा स्टेटमेंट रहेगा, लेकिन आपको क्या टिक लगाना है आंसर में, हमको ये टिक लगाना है। इसका मतलब ये है कि जो इंक्रीज इन पॉपुलेशन है वो उस शहर में एक कांस्टेंट रेट से हो रही होगी। समझ रहे बात को? जो इंक्रीज इन पॉपुलेशन है उस शहर में एक कांस्टेंट रेट से हो रही होगी। हम ये चीज इस समझेंगे। नेक्स्ट, अब देखो आगे का डेटा देखते हैं। देखिए 1920 से 1930 में क्या सीन हो गया। 1920 में पॉपुलेशन था 9, 1930 में पॉपुलेशन हो गया 13। तो आपने जब इंक्रीज निकाला तो आपने क्या इंक्रीज निकाला, आपने निकाला x3। x3 इक्वल टू क्या निकाला, सिंपली p4 माइनस, आपने x3 इक्वल टू निकाला p4 माइनस p3। तो x3 का वैल्यू आ गया 4। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं इंक्रीमेंटल इंक्रीज, मतलब इंक्रीज ओवर इंक्रीज। मतलब पहले जो इंक्रीज था, जो रेट था इंक्रीज का वो 2 नंबर से इंक्रीज हो रहा था, अब क्या रेट से इंक्रीज हो गया, तो वो इंक्रीमेंट कितना है, उसमें कितना बढ़ोतरी हुई, ये चीज हम देख रहे हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि फ्रॉम प्रीवियस डेटा हम कंपैरिजन कर रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ पे जो सब्ट्रैक्शन में चल रहा है वो तो प्रीवियस डेटा है, जस्ट प्रीवियस डेटा चल रहा है ना सब्ट्रैक्शन में। तो उसी जस्ट प्रीवियस डेटा के बेसिस पे हम ये डेटा को लिख रहे हैं आगे, है ना। तो यहाँ पे जैसे x3 का वैल्यू 4 आ गया, तो 4 माइनस 2 कितना, +2। तो इसका मतलब हम ये समझ रहे हैं कि जैसे पहले 2 का इंक्रीज था, अब वो 2 के रेट से इंक्रीज नहीं हो रहा है, बल्कि उसमें और 2 बढ़ गए। यही बात हुआ ना। अब 4 हो गया है,
मतलब जो इंक्रीमेंट का रेट है ना, वो 2 से बढ़ गया, मतलब इंक्रीज भी 2 से बढ़ गया है। समझ रहे हो, इंक्रीज भी 2 से बढ़ गया। अब देखिए माइनस क्यों आ गया, माइनस आ गया का मतलब क्या है, माइनस अगर y का वैल्यू अगर माइनस में है तो इसका क्या इसका मतलब हम ये समझेंगे कि पॉपुलेशन इंक्रीज नहीं हो रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो हम समझ ही नहीं सकते। क्यों? हमने तो ये देखा है इस शहर का पॉपुलेशन जो है ये समय के साथ इंक्रीज हो रहा है। तो y इक्वल टू माइनस का क्या मतलब है, -1 का क्या मतलब है? तो देखो जरा इसके वैल्यू पे y3 कैसे निकाला आपने, x4 माइनस x3, x4 माइनस x3 करके आपने y3 का वैल्यू को निकाला, मीन्स 3 माइनस 4, 3 माइनस 4। अब ये 4 क्या है, ये 3 क्या है, ये 4 और 3 इंक्रीज इन पॉपुलेशन है ना, दिस आर द इंक्रीज इन पॉपुलेशन विद रिस्पेक्ट टू व्हाट। जैसे 4 जो है, 4 इज इंक्रीज इन पॉपुलेशन इन 1930 विद रिस्पेक्ट टू 1920। ये जो 3 का यहाँ पे वैल्यू है, इट इज योर इंक्रीज इन पॉपुलेशन इन 1940 विद रिस्पेक्ट टू 1930। तो ये तो पॉपुलेशन में इंक्रीज कितना हो रहा है, यही चीज है, समझ रहे हैं। लेकिन हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे, इंक्रीमेंटल इंक्रीज और इंक्रीज ओवर इंक्रीज। तो हम यहाँ पे देखिए y का वैल्यू हम देखे 1930 में जो इंक्रीज था टोटल वो था 4, 1940 में जो टोटल इंक्रीज था वो था आपका 3, है ना। तो हम 3 माइनस 4 कर रहे हैं तो हमको मिल जा रहा है -1। इसका मतलब क्या हो, सिंपल सी बात, इसका मतलब यही होगा कि इंक्रीज तो पॉपुलेशन हो रही है बट डिक्रीजिंग रेट पे हो रही है, बस यही हम समझेंगे। डिक्रीजिंग रेट कहने का मतलब है कि जैसे यहाँ पे एक घट के इंक्रीज हो रहा है, बढ़ तो रहा है लेकिन पहले जैसे 2 बढ़ा था, मतलब पॉजिटिव वे में बढ़ा था, अभी भी पॉजिटिव वे में ही बढ़ रहा है। पॉपुलेशन का जो बाय डिफॉल्ट ग्रोथ है वो पॉजिटिव वे में ही है, लेकिन जो रेट है वो प्रीवियस के कंपैरिजन में अब कम हो गई है, हम ये समझेंगे। यही समझ रहे हैं ना, रेट कम हो गई है एज कंपेयर टू प्रीवियस रेट्स, क्योंकि ये सारा जो डेटा है वो जस्ट प्रीवियस वैल्यू के कंपैरिजन में हम लिख रहे हैं। तो पहले जो रेट रही थी उसके कंपैरिजन में अब रेट कम हो चुकी है, हम यही समझ रहे हैं। लेकिन पॉपुलेशन तो बाय डिफॉल्ट इंक्रीज हो ही रहा है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं है, उस पर कोई प्रभाव नहीं है आपका, समझ रहे हो। इस तरह से हम ये y के वैल्यूज को निकालते हैं। वेल ठीक है, आई थिंक दिस टेबल इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, अब समझ जाओगे, मोटा मोटी हाईलाइटेड कर दिए सारा पॉइंट्स। अब देखिए अब हम क्या निकाल लेंगे, ये इतना कैलकुलेशन करने के बाद हम निकाल लेंगे सबसे पहले x बार का वैल्यू, ठीक है। आई एम गोइंग टू कैलकुलेट x बार वैल्यू। x बार कैसे निकालोगे मालूम है, सभी डेटा का एवरेज। सिमिलरली यू कैलकुलेट द y बार वैल्यू, y बार। अच्छा y बार, अब बहुत लोगों को कंफ्यूजन होगा, सर ये जो y बार का वैल्यू है इसको निकालते वक्त मैं केवल न्यूमेरिक वैल्यू कंसिडर करूं या साइन के साथ कंसिडर करूं? नो डियर, यू कंसिडर इट विथ साइन, साइन के साथ कंसिडर करो और एवरेज वैल्यू निकालो, ठीक है। अब ये y बार जब निकालोगे वो हो सकता है क्वेश्चन जो एग्जाम है, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा सेट किया गया है कि y बार 0 आ जाए, इट मे पॉसिबल, तो वो आपको आपका दिमाग चेक करने का कोशिश कर रहा है, ठीक है। सब ट्रिक बताऊंगा अभी, टेंशन मत लीजिए। तो आप एवरेज निकालिए बाय कंसीडरिंग द साइन ऑल्सो, ठीक है। तो ये आपने निकाला, तो इसके बाद जैसे हम 1960 तक का पॉपुलेशन हमने, हमारे पास यहाँ डेटा था, लेट्स सपोज मेरे को पॉपुलेशन चाहिए P ऑफ 1970। तो P ऑफ 1970 कहने का मतलब 1960 से 1970 तक कितना ईयर का डिफरेंस है, 10 ईयर का डिफरेंस है, मतलब 1 डिकेड का, है ना। 10 ईयर्स कहने का मतलब है 1 डिकेड का। तो हम ये 1 डिकेड पे फॉर्मूला बना रहे हैं क्योंकि कोड में इसी तरह से एक्सप्लेन्ड है, ठीक है। तो लेट्स सपोज इस पॉपुलेशन को मैं कहता हूं P1 पॉपुलेशन, मतलब एक डिकेड के बाद फ्रॉम द लास्ट नोन पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन है उसको मैं कह रहा हूं P1। P2 इक्वल टू मतलब 2 डिकेड के बाद फ्रॉम द लास्ट नोन पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन है उसको मैं कह रहा हूं P2। P3 मतलब 3 डिकेड के बाद फ्रॉम द लास्ट नोन पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन है उसको मैं कह रहा हूं P3। ऐसा ऐसा ऐसा, समझ गए बात को, क्लियर है? तो ठीक है, तो ये P1 का वैल्यू हम कैसे लिखेंगे, हाउ कैन वी राइट दिस P1 वैल्यू? तो राइटिंग P1 वैल्यू इज वेरी सिंपल। P1 इक्वल टू सिंपली आप क्या करिए, P0 मतलब लास्ट नोन पॉपुलेशन प्लस x बार करना पड़ेगा उसमें, प्लस y एवरेज जो भी आपने निकाला y का वैल्यू, ठीक है, या फिर y एवरेज जो भी निकाला है y का वैल्यू पुट कर दीजिए, ओके। सिमिलरली अगर P2 लिखेंगे तो P2 इक्वल टू क्या लिखेंगे,
अब लेट्स सपोज जो P2 लिख रहे हो तो P2 के लिए जो लास्ट नोन पॉपुलेशन है वो P1 हो गया। तो P1 से हम देख रहे हैं, रेफरेंस ले रहे हैं P1 को, तो P1 प्लस एक्स बार प्लस वाई बार ऐसा लिख लेंगे। तो यहाँ P1 का वैल्यू पुट कर दो, तो P1 इक्वल टू क्या था, P नॉट प्लस एक्स बार प्लस वाई बार, ठीक है, प्लस इधर और बच गया एक्स बार और वाई बार, ठीक है। तो ये फाइनल इसको रिजॉल्व करेंगे तो ये P2 का वैल्यू क्या हो गया, P नॉट प्लस 2x बार प्लस 3y बार। एक मिनट, क्या हो रहा है, जस्ट ए मिनट। देखिए जैसे हमने P1 लिखा तो हम P2 कैसे लिखेंगे, P2 इक्वल टू P1 प्लस एक्स बार प्लस वाई बार, ओके। अच्छा ये सिंपली वाई बार नहीं होगा, इट विल भी जैसे हम P2 लिख रहे हैं तो ये होगा 2y बार। हम अगर P3 लिखेंगे तो ये होगा P2 प्लस एक्स बार प्लस 3y बार। मतलब यहां पे जो बेस रहेगी वही सेम यहां पर लिखना है y के आगे। समझ रहे बात को, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। P4 अगर लिखेंगे तो हम लिखेंगे P3 प्लस एक्स बार प्लस 4y बार। समझ रहे हो, इस तरह से। अब चलो इसको एक्सपेंशन करके देखते हैं, इसको एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंड करने का मतलब P2 को एक्सपेंड करता हूं, तो P2 इक्वल टू कैसे लिख सकता हूं, P1 का वैल्यू पुट कर दो, P1 इक्वल टू क्या हो गया, P नॉट प्लस एक्स बार प्लस वाई बार प्लस बगल में क्या था, एक्स बार प्लस 2y बार था कि नहीं। तो टोटल वैल्यू क्या होगी, P नॉट प्लस 2x बार प्लस 3y बार हो गया। इस तरह से आप P2 लिख सकते हैं। सिमिलरली वी कैन राइट P3। जब आप P3 को एक्सपेंड करेंगे तो ये वैल्यू इन टर्म्स ऑफ P नॉट मीन्स लास्ट नोन पॉपुलेशन ऐसा कुछ आ जाएगा, P नॉट प्लस 3x बार प्लस 6y बार। आप P4 लिखेंगे, ठीक है, तो ये वैल्यू कुछ इस तरह से आ जाएगी, P नॉट प्लस 4x बार प्लस यहां पे आ जाएगा आपका 10y बार, ठीक है। इस तरह से ये वैल्यू चलते रहेगी। तो जो फाइनल फॉर्मूला रिजॉल्व होके आता है, आप सिंप्लीफाई करो ना, आपको यही वैल्यू मिलेंगे। जो फाइनल फॉर्मूला रिजॉल्व होके आता है वो आता है Pn इक्वल टू P नॉट प्लस n इंटू एक्स बार प्लस n प्लस 1 by 2 y बार। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। इसमें y बार क्या है समझ में आ रहा है, x बार क्या है समझ में आ रहा है, n क्या है, n इज योर नंबर ऑफ डिकेड फ्रॉम द लास्ट नोन पॉपुलेशन डेटा, है ना। वहां से नंबर ऑफ डिकेड क्या है, मतलब कौन से ईयर पे तुम निकाल रहे हो, n का वैल्यू समझ गया ना। मान लो 45 साल है तो नंबर ऑफ डिकेड कितना हो गया 4.5। मान लीजिए आप निकाल रहे हैं पॉपुलेशन 54 साल पे तो नंबर ऑफ डिकेड कितना हो गया 5.4, ऐसा। तो दीज आर द n वैल्यूज, ओके। तो अकॉर्डिंगली बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द पॉपुलेशन एट एनी पीरियड ऑफ टाइम। मतलब किसी भी ईयर में फ्रॉम द लास्ट नोन पॉपुलेशन यू कैन कैलकुलेट इजीली। इज इट क्लियर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला में ये जो डेटा है, मतलब ये जो नोटेशंस हैं Pn, P नॉट, n, x बार, y बार, ये सब क्या है इसके बारे में मैं नेक्स्ट पेज में आपको लिख देता हूं, तो जस्ट नोट डाउन कर लीजिए। आपको सब तो मालूम है वैसे ये नोटेशंस क्या हैं, ठीक है। उसके बाद हम और 2 सेंटेंस इस मेथड के बारे में लिखेंगे, देन वी विल गो टू आवर नेक्स्ट मेथड विच इज योर डिक्रीजिंग रेट ऑफ ग्रोथ मेथड। सो हमको ये याद नहीं रहा कि ये वैल्यू मैंने आपको लिखवाया कि नहीं, लेकिन एक बार नोट डाउन कर लीजिए नोटेशंस का मतलब क्या है। एक्स बार इक्वल टू ये, वाई बार इक्वल टू ये। एक्स बार मतलब एवरेज इंक्रीज फ्रॉम पास्ट डेटा, वाई बार मीन्स एवरेज इंक्रीज ओवर इंक्रीज फ्रॉम पास्ट डेटा, n इक्वल टू नंबर ऑफ डिकेड, Pn इक्वल टू पॉपुलेशन आफ्टर n डिकेड, P नॉट मीन्स लास्ट नोन पॉपुलेशन, ठीक है। मान लीजिए आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, क्वेश्चन आ गया था और क्वेश्चन में वाई बार का जो वैल्यू है ये आ गया आपका 0। तो वाई बार का वैल्यू अगर आ गया मान लो 0, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है वो एक कांस्टेंट रेट के साथ इंक्रीज हो रही है। समझ रहे हैं, एक कांस्टेंट रेट के साथ इंक्रीज हो रही होगी पॉपुलेशन में, तो इसलिए वाई बार का वैल्यू आ गया 0। तो इसका मतलब यही हुआ, सिंपल सी बात है कि इक्वेशन में वाई बार कंसिडर करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वाई बार का वैल्यू 0 है तो वो टर्म वाई बार से एसोसिएटेड जो भी टर्म है वो 0 हो जाएगी।
समझ रहे हो? तो ये जो मेथड है वो रिड्यूस हो जाएगी किस में? अरिथमेटिक मीन मेथड में। ठीक है, उसी तरह से रिड्यूस हो जाएगी। क्लियर है? बस यही चीज है। तो इसमें लिख लीजिए, इट मीन्स इट इज नॉट कंसिडर्ड इन कैलकुलेशन। ये लिखने का कोई जरूरत नहीं, आप समझ जाओ, है ना? स्टेटमेंट तो समझ ही गया। इसका मतलब सिंपली ये लिख लीजिए, इसका मीनिंग लिखिए, इट इज नॉट कंसिडर्ड इन कैलकुलेशन, तो जान ही रहे हो। इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग ये होगा, इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज एट ए कांस्टेंट रेट। इंक्रीज इन पॉपुलेशन is at a constant rate, at a constant rate। देखिए, एनवायरमेंट इंजीनियरिंग में यूनिट बहुत बड़ा काम करता है, तो यूनिट वगैरह ध्यान से, ठीक है? वेल, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट नोट, दूसरा नोट, इस चीज को समझिएगा। जनरली ये कहा गया है कि फॉर पॉपुलेशन इन इंडिया, इंडिया में जो पॉपुलेशन देखने को मिलता है हमें, वहां पर वाई बार का वैल्यू जो है वो जनरली ग्रेटर देन 0 ही मिलता है। दिस इज द वैल्यू फॉर पॉपुलेशन इन इंडिया। ठीक है, ये ट्रेंड देखा गया है, समझ गए? ये ट्रेंड देखा गया है इंडिया के अंदर फॉर पॉपुलेशन इन इंडिया। जनरली द वाई बार वैल्यू इज ग्रेटर देन 0। अगर मैथमेटिकली बात करें, यहीं पे एक आगे चल के लिखता हूं, इसको भी एक नोट बना के लिखो। अगर मैथमेटिकली बात करें, अकॉर्डिंग टू मैथ, बेसिक मैथ, सिंपल मैथमेटिक्स, तो वाई बार का जो वैल्यू है, ठीक है, यहां लिख लो नोट, मैथमेटिकली, मैथमेटिकली, मैथमेटिकली जो वाई बार का वैल्यू है, इट में एक्वायर थ्री वैल्यू। 0 हो सकता है, ग्रेटर देन 0 हो सकता है, लेस देन 0 हो सकता है। बट फॉर पॉपुलेशन इन इंडिया जो ट्रेंड फॉलो किया है, ठीक है, जो ट्रेंड देखा गया है, उसमें वाई बार का वैल्यू ग्रेटर देन 0 ही देखा गया। समझ गए? नेक्स्ट दूसरा चीज बात करते हैं। देखिए, वाई बार का वैल्यू मतलब इंडिया में 0 से ग्रेटर देखा गया है, बट जो पॉपुलेशन फोरकास्ट करके जो हम पॉपुलेशन कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे अब तक हमने 3 मेथड को पढ़ लिया है। कौन सा मेथड पढ़ लिया है? अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड, ठीक है, फिर ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड, फिर इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड, है ना? तो मान लो एक सेम डेटा है, सेम डेटा को यूज करके मैं 3 पॉपुलेशन निकाल रहा हूं। P फ्रॉम अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड, P एम, फिर PIIM निकाल रहा हूं मान लो, फिर PGIM निकाल रहा हूं ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड से। तो सबसे ज्यादा वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन आएगा फ्रॉम दिस पर्टिकुलर मेथड, ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड। सबसे लीस्ट वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन आपको देगा अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड। इन दोनों का बीच का पॉपुलेशन आपको देगा ये मेथड। समझ रहे हैं? यही ऑर्डर फॉलो करता है, लीस्ट एंड ये हाईएस्ट, एंड दिस इज योर इंटरमीडिएट पॉपुलेशन। ये ट्रेंड देखा गया है जनरली इंडिया के अंदर, ठीक है, ये ट्रेंड जनरली इंडिया के अंदर देखा गया है। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। इज इट क्लियर टू यू ऑल? ठीक है, तो ये नोट, इसको भी एक नोट बना के लिख लो। वेल, so with this we have completed this particular topic. Now we are going to look into another method, fourth number of method, fourth method, जिसको हम कहते हैं मैथमेटिकल मेथड में डिक्रीजिंग रेट ऑफ ग्रोथ मेथड। ठीक है, सो द लास्ट मेथड डिक्रीजिंग रेट ऑफ ग्रोथ मेथड। जैसा कि नाम कह रहा है, पॉपुलेशन में यहाँ पे ग्रोथ तो हो रहा है, पॉपुलेशन में इंक्रीज हो रहा है, मतलब ओवरऑल पॉपुलेशन का जो काउंटिंग होगा, ठीक है, वो इंक्रीज में वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन जो वो बढ़ोतरी हो रही है, जो इंक्रीज हो रही है, वो डिक्रीजिंग रेट पर हो रही है।
ठीक है, अब इसका क्या मतलब है अभी समझ में आएगा। इस मेथड का अपना कोई फार्मूला नहीं होता है, जैसा कि इससे पहले जो 3 मेथड हमने देखा उसका एक जनरल फार्मूला मैंने आपको निकाल के दिया था। तो इस मेथड का अपना कोई फार्मूला नहीं है, समझ गए। लेकिन ये मेथड इंपॉर्टेंट बनती है किसके लिए, गेट के लिए, एसएससी कन्वेंशनल के लिए, ईएससी कन्वेंशनल के लिए, है ना, ये मेथड इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एक पॉइंट लिखिए इसमें, एक सेंटेंस, उसके बाद हम इसका मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस देखते हैं, आपको ये मेथड पूरा समझ में आ जाएगा। जो एक एग्जांपल प्रॉब्लम लेके मैं आपको सिखाऊंगा ये मेथड को, तो उस पैटर्न को फिक्स रखिएगा, उस पैटर्न को दिमाग में रखिएगा, कॉन्सेप्ट लर्न करके रखिएगा, तो डिफरेंट क्वेश्चंस जो भी आएंगे वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। दिस मेथड इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन शोस ए डाउनवर्ड ट्रेंड। क्या मतलब इसका, एक एग्जांपल जस्ट छोटा सा हम कंसिडर करते हैं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये सेंटेंस लिखिए, अभी समझिए। मान लीजिए कभी पॉपुलेशन था, कभी 9 था, 9 से हो गया पॉपुलेशन 18, 18 से फिर मान लो पॉपुलेशन हो गया 22, 22 से मान लो पॉपुलेशन हो गया ऐसा 25। तो देखिए ये पॉपुलेशन है, नंबर ऑफ पीपल्स है ना, ईयर बाय ईयर, या फिर जैसे यहाँ पे डिकेड में बात चल रहा है तो ये मान लो डिकेड में, ठीक है। या फिर ऐसा बात कर लो कि 1940 में पॉपुलेशन था 9000, 1950 में पॉपुलेशन हो गया 18000, 1900 इतना, ठीक है, हजार में बात कर लो, इसको 9K 18K ऐसा बात कर लो भाई, के में बात कर लो, मतलब 9000 इतना 1000, ठीक है। तो ऐसा पॉपुलेशन में इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, मतलब पॉपुलेशन में ग्रोथ ऐसा देखने को मिल रहा है। बट जब आप परसेंटेज इंक्रीज निकालोगे, ठीक है, परसेंटेज इंक्रीज निकालोगे, जब ग्रोथ रेट निकालोगे, तब देखो जरा यहाँ से जस्ट एक ओवरलुक करो, बाकी वो कैसे निकालेंगे वो तो देखेंगे। 9000 से लेकर 18000, मतलब अप्रोक्सीमेटली 50% से इंक्रीज हुआ है। फिर 18000 से 22000, तो कहीं ना कहीं ये 50% से बहुत कम है ना, बहुत कम है, मतलब लगभग ये 5% 10% होगा, बहुत कम है 50% से। फिर देखो 22000 से 25000, ये तो पहले वाले से भी बहुत कम है। इसमें मान लीजिए जो भी परसेंटेज आई है वो निकाल लेते हैं भाई, छोड़ो वो निकालेंगे कैलकुलेशन करते वक्त, लेकिन ये समझिए मतलब जो परसेंटेज इंक्रीज है पॉपुलेशन में वो डिक्रीजिंग ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, समझ रहे हैं, ये चीज है। तो यहाँ पे ये मेन बात है, ये जो परसेंटेज इंक्रीज है पॉपुलेशन में, इट इज फॉलोइंग द डिक्रीजिंग ट्रेंड। अब ये शहर में ऐसा क्यों हो रहा है भाई, देखो ऐसा क्यों हो रहा होगा, एक रीजन मैं आपको देता हूँ, एक सिंपल सा बेसिक रीजन। मान लीजिए कोई शहर थी, ठीक है, तो वो पहले सस्ती थी, अब धीरे धीरे चलकर एक्सपेंसिव होने लगी है, कॉस्ट ऑफ लिविंग वहां पे बढ़ने लगी है। तो पहले जितना लोग वहां पे आके घर परचेज कर सकते थे, अब उतना लोग कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे। लेकिन लोग तो आएंगे, लेकिन उतना नहीं आएंगे जितना पहले आते थे। तो ये एक एग्जांपल है, ठीक है। एज द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीजेस, तो उस तरह के शहर में इस तरह की चीजें होने लगती हैं, समझ में आ रहा है। जो रेट है पॉपुलेशन का वो डिक्रीज होने लगता है। तो आजकल ये चीज काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है आजकल के शहरों में, जो मतलब कौन कैसे शहर, जैसे कि मतलब मान लीजिए दिल्ली हो गया, ठीक है, मतलब मेट्रो सिटीज का ही बात कर लो, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, तो ये सब शहर देखिए पहले जो थे ये सब शहर, वहां पे काफी रेट से, काफी ज्यादा हाई रेट से, है ना, आप कह सकते हो ज्योमेट्रिक मीन मेथड, अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्रिक मीन, मतलब क्योंकि उस समय यंग थे सिटीज, तो काफी हाई रेट से पॉपुलेशन में इंक्रीज हुआ। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, एरिया एक्सपेंशन हुई, लिविंग कॉस्ट वगैरह सब कुछ बढ़ने लगा है, तो अब बहुत सारे लोग वहां पे जाके जमीन नहीं खरीद पा रहे हैं जितना पहले खरीदते थे। तो अभी भी पॉपुलेशन में इंक्रीज हो रहा है, बट पहले के कंपैरिजन में अब रेट जो है ना वो धीरे धीरे साल भर साल डिक्रीज होते हुए चल रही है। तो ये सब डेटा आपको इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगा, ये सब डेटा इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा सेंसस से, जनगणना, जो जनगणना किया जाता है, तो वहां से किसी भी शहर का आप डेटा निकाल सकते हो, देख सकते हो, तो ट्रेंड आपको ऑब्जर्व हो जाएगा। ये जो जनगणना किया जाता है, ठीक है, जो सेंसस होती है, इसको भी हर एक 10 साल पे किया जाता है, हर एक दशक पे किया जाता है, समझ गए। इसलिए यहाँ पे कोड में भी डेटा जो है 10 ईयर्स पे दिया गया है। तो जनगणना भी हर एक दशक पे होता है। तो ये सेंसस से आपको ये सारा पॉपुलेशन का ट्रेंड वगैरह किसी भी शहर का पता चल जाएगा। तो यही बात है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि लेकिन आजकल जो है, ठीक है, आजकल जो लेटेस्ट वाला जनगणना, अच्छा लेटेस्ट वाला जनगणना कब हुआ था, शायद 2021, बिल्कुल
जो लास्ट सेंसस थी, लास्ट सेंसस, ठीक है, उसमें इन इंडिया जो हुई थी, ये हुई थी 2021, 2021। ये देखिए, ये सेंसस काफी इंपॉर्टेंट है। अभी इस बार का जो एसएससी जेई का एग्जामिनेशन होगा, है ना, उसमें ये सेंसस रिलेटेड क्वेश्चंस, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जरूर पूछ सकते हैं। तो आप ये इस चीज को भी फॉलो करना, ठीक है। इसका भी डेटा इंपॉर्टेंट देख के जाना, मतलब कहाँ पे सेक्स रेशियो कितना है, ये क्वेश्चंस तो खास करके पूछते हैं सेंसस के बाद। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, कहाँ पे फीमेल ज्यादा है, ठीक है, कहाँ पे मेल ज्यादा है, कहाँ पे फीमेल की कम है, कहाँ पे एजुकेशन का क्या रेट है, लिटरेसी सब चीज होता है ना सेंसस के अंदर, ठीक है। तो इन सब डेटा को, जो फैक्ट है, इनको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देख लीजिएगा तो एसएससी में काम आ जाएगा, ठीक है। इस बार जरूर देखिएगा। तो ये सेंसस में अब ये मेथड इंपॉर्टेंट होने लगी है, क्योंकि जो मेट्रो सिटी है, बड़े बड़े सिटीज हैं, वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीज होने के कारण जो वहाँ का पॉपुलेशन ग्रोथ का ट्रेंड है वो डिक्रीजिंग रेट पे होने लगा है। तो ये मेथड अब इम्पोर्टेंस में आ चुकी है। तो हो सकता है कि अपकमिंग एग्जामिनेशन का जो मेंस एग्जामिनेशन होगा या फिर गेट जैसा एग्जामिनेशन होगा, वहाँ पर इस मेथड पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाए। तो काफ़ी मोटिवेशन हो गया इस मेथड को लेके, ठीक है। अब मैं आपको इस मेथड को कैसे किया जाता है, हाउ टू सॉल्व, ठीक है, इसका एक पूरा कंप्लीट कंसेप्ट देता हूँ, उस कंसेप्ट को ध्यान रखिएगा। चलिए सॉल्व करते हैं एक एग्जांपल प्रॉब्लम को कंसिडर करते हुए। चलिए बात करते हैं। तो इस तरह के एक टेबल बनाते हैं जिसमें ईयर लिखता हूं, पॉपुलेशन इन 1000 लिखता हूं, ठीक है। ईयर लेट्स सपोज 1960 ले लिया, 1960, 1970, मान लो 1980 का बात करूंगा, 1990 का बात कर लिया मैंने। मतलब कितना इंक्रीमेंट है, 10-10 साल का है, ठीक है, डिकेड में है डेटा। मान लीजिए जो पॉपुलेशन थी 55.5 के था, मतलब 55.5, मतलब समझ रहे हो ना, इतना। फिर 63, 63 पॉइंट कुछ ले लो, ये हैंग होने लगा है मेरा पेन, ठीक है, 71.3 मान लो, एक मिनट, ठीक है। अरे बात क्या है ना, ये लैपटॉप वगैरह सब कुछ पुरानी होने लगी है, और क्या बोलोगे, छोड़ो, पढ़ा रहा हूँ किसी तरह से, समझ जाओ, उतना सिस्टम अपने पास नहीं है, एलसीडी टीवी वगैरह। तो ईयर पॉपुलेशन इन 1000 ऐसा डेटा है। तो अब हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको निकाल लेना परसेंटेज इंक्रीज कितना है। हमको निकाल लेना है परसेंटेज इंक्रीज, मतलब आर का वैल्यू, ठीक है। परसेंटेज इंक्रीज मतलब आर का वैल्यू। तो परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालते हैं, प्रीवियस डेटा पर बेस्ड निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे, जैसे कि यहाँ पे इस वाले, ये वाला जो कॉलम होगा, ये वाला, ये तो फ्री होगा, मतलब इसमें कोई डेटा नहीं होगा। नाउ इन 1970 परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालेंगे, 63.7 माइनस 55.5, ठीक है, डिवाइडेड बाई प्रीवियस डेटा कितना 55.5, ऐसा, इंटू 100। ये करेंगे तो हमको परसेंटेज इंक्रीज मिल जाएगा। तो ये करो, तो ये परसेंटेज इंक्रीज देखो कितना मिल जाएगा, ये वैल्यू आपको मिल जाएगी समथिंग 14.77%, है ना। उसी तरह से आप परसेंटेज इंक्रीज निकालिए, यहाँ पर 71.3 माइनस 63.7 डिवाइडेड बाई 63.7 इंटू 100, 11.93%। यहाँ पे निकालिए 79.5 माइनस 71.3 डिवाइडेड बाई 71.3, तो 11.5%, ठीक है, ऐसा। तो दिस आर दी आर वैल्यूज जो आपने कैलकुलेट किया। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा परसेंटेज इंक्रीज, मतलब ये परसेंटेज इंक्रीज का डिफरेंस हम कैलकुलेट करना है। ये चीज मेन वैल्यू है, यहां से चीजें अब्जॉर्व होंगे। तो देखिए डेल्टा परसेंटेज इंक्रीज कितना है, यहाँ पे कोई डेटा नहीं मिलेगा, इधर भी कोई डेटा नहीं मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलेगा, क्या मिलेगा,
एक्चुअली यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज नहीं हो रही है, यहाँ पे परसेंटेज कहीं ना कहीं आपका डिक्रीज हुई है। 14.77% से आपका परसेंटेज इंक्रीज जो है वो 11.93% हो गया, तो डेल्टा परसेंटेज इंक्रीज विल बी इन नेगेटिव। ठीक है, ये कहीं ना कहीं नेगेटिव में होगा, मतलब आप समझ जाइए कि ये डिक्रीज नहीं, इंक्रीज नहीं हुई है, इन रियलिटी जो ग्रोथ रेट है वो डिक्रीज हुई है। तो ये यहाँ पे कितना वैल्यू आ जाएगा, 11.93 माइनस 14.77 करोगे माइनस 2.84%। समझ रहे? फिर ये कितना आ जाएगा, देखिए 11.5 माइनस 11.93, तो ये आ जाएगा आपका माइनस 0.43%। तो यहाँ पर देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे तो आपका पॉपुलेशन तो ओवरऑल कहीं ना कहीं विद टाइम इंक्रीज हुआ, बट जो इंक्रीज हो रहा है वो डिक्रीजिंग रेट पे हो रहा है, मतलब पहले के कंपैरिजन में अब लोग कम आने लगे हैं, यही मतलब है। ठीक है, तो इसलिए ये नेगेटिव साइन आ रहा है, माइनस 2.84%, माइनस 0.43%। सो अब इन डेटा को यूज करके अब हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ पे एवरेज देखो इसका वैल्यू नेगेटिव है, तो ये समझ है इसका वैल्यू किस में है, नेगेटिव में है, मतलब परसेंटेज इंक्रीज जो है वो नेगेटिव में है, मतलब एक्चुअली में इंक्रीज नहीं हो रहा है, वो धीरे धीरे विद रेस्पेक्ट टू प्रीवियस टाइम वो धीरे धीरे डिक्रीज होते हुए इंक्रीज हो रही है, ऐसा कुछ है। तो डेल्टा एवरेज का वैल्यू क्या होगा ये निकाल लेंगे। तो डेल्टा एवरेज परसेंटेज 2.84 प्लस 0.43 डिवाइडेड बाई 2, तो ये वैल्यू आपको निकल जाएगा 1.635%। 1.635% ये एवरेज वैल्यू है। अभी इस एवरेज वैल्यू का क्या मतलब है, इस एवरेज वैल्यू का ये मतलब है जैसे यहाँ पे 1990 तक का बात किया गया था, यहाँ पे 1990 का बात किया गया था। अभी अगर मैं आपसे पूछूं पॉपुलेशन ऑफ 2000, ये पैटर्न पकड़िए, पॉपुलेशन ऑफ 2000 आपको निकालना है। 2000 क्या है, मतलब एक दशक के बाद। ठीक है, 1990 का जो पॉपुलेशन का डेटा है, दिस इज योर लास्ट नोन पॉपुलेशन पी नॉट। अगर हम पॉपुलेशन ऑफ 2000 को कैलकुलेट करने जाएं तो, है ना, तो लास्ट नोन पॉपुलेशन क्या होगा, 1990 का डेटा, जस्ट 10 ईयर्स पहले का डेटा, है ना, दैट विल बी लास्ट नोन पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन ऑफ 2000 अगर आपको लिखना होगा तो आप क्या करोगे, यू विल राइट इट पॉपुलेशन ऑफ 1990 जो कि है लास्ट नोन पॉपुलेशन, प्लस हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए जैसा आपका वो सिंपल स्टार्टिंग वाला मेथड देखो, अरिथमेटिक मीन मेथड वगैरह, उसी तरह का सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होता है एक्चुअली, लेकिन थोड़ा अलग टाइप से। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए 1990 पे परसेंटेज इंक्रीज कितना था, 11.5%। 1990 पे परसेंटेज इंक्रीज था 11.5%, मतलब लास्ट नोन पॉपुलेशन जब आपको मालूम थी उस साल पर परसेंटेज इंक्रीज कितना था, 11.5%। सो अब आप ये देख रहे हैं जैसे आप पॉपुलेशन ऑफ 2000 निकाल रहे हैं, मतलब और 10 साल आगे का, तो आपको ये एक मालूम पता चला है कि डेल्टा इंक्रीज कितना हो रहा है, एक उसका एवरेज वैल्यू है 1.635%, मतलब ये नेगेटिव में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एट 2000, मतलब पॉपुलेशन एट 2000 निकालते वक्त ये जो वैल्यू होगी परसेंटेज इंक्रीज की वैल्यू, ये और 1.635% से डिक्रीज हो जाएगी। मीन्स आप सिंपली 11.5 माइनस 1.635 करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगा, आपको आ जाएगा 9.865, इतना परसेंट। समझ रहे हैं, मतलब इन 2000 जो आपका परसेंटेज इंक्रीज होगा वो होगा 9.865%। समझ रहे बात को, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एवरेज इंक्रीज की वैल्यू है जो कि है नेगेटिव, माइनस एक मिनट यहाँ पे लिख दूं मैं, इस पैटर्न को अच्छे से पकड़िएगा, जो एवरेज इंक्रीज का वैल्यू है इट इज योर माइनस 1.635%। ठीक है, तो ये पॉपुलेशन इज 2000 जब हम निकालेंगे इट विल बी पॉपुलेशन इन 1990 प्लस, ठीक है, प्लस क्या करेंगे, जो कैलकुलेशन किया हमने अभी 11.5 माइनस 1.635 डिवाइडेड बाई 100 इंटू पॉपुलेशन ऑफ 1990। समझ रहे हैं, तो इस तरह से आप पॉपुलेशन कैलकुलेट करिए 1990 का, 79.5
1000 प्लस ये वैल्यू तो हमने कैलकुलेट कर रखा है कितना 9.865 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 79.5। तो क्या आ गया ओवरऑल? तो यू आर गेटिंग दिस वैल्यू एज 87.342,000। 87.342,000। समझ रहे हो बात को? ऐसे उसी तरह से अगर हमको बतानी है मान लो पॉपुलेशन ऑफ 2010, ठीक है, अब 2020 का 2000 का निकाला, अब आपको बतानी है पॉपुलेशन ऑफ 2010। तो अब हम क्या करेंगे इसको बताने के लिए? पॉपुलेशन ऑफ 2000 से चलेंगे। पॉपुलेशन ऑफ 2000 प्लस, देखिए 2000 में जो एवरेज इंक्रीज था, परसेंटेज इंक्रीज था, वो कितना था? 2000 में जो परसेंटेज इंक्रीज था वो था 9.865%। अब इसमें से जब 2010 तक पहुंचेंगे तो कितना घट जाएगा? और 1.635 घट जाएगा। घटा दीजिए, माइनस 1.635 डिवाइडेड बाय 100 इंटू पॉपुलेशन ऑफ 2000। ऐसा तो कैलकुलेट करिए, तो ये क्या निकल जाएगा आपको? 87.342 प्लस ये वैल्यू क्या होगी? 9.865 माइनस 1.635। इसको कैलकुलेट करिए। इसको कैलकुलेट करके आप ऐसे लिख दीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में ये कैलकुलेट का मतलब ये कैलकुलेशन काम में आ जाएगी। डिवाइडेड बाई 100 इंटू 87 हैंग होने लगा है इसलिए थोड़ा स्लो होने लगा है, ठीक है। अभी ये वीडियो बनाने के बाद मैं रीस्टार्ट कर लूँगा कंप्यूटर को, उसके बाद सब सही हो जाएगा। 94 अभी रुक जाऊंगा तो थोड़ा जो भी लय है वो कम हो जाएगा। 94.53,000 इतना पॉपुलेशन हो गई। पॉपुलेशन इज 2020 अगर पूछे तो हम कहाँ से चलेंगे? पॉपुलेशन ऑफ 2010 से चलेंगे, 2010 से। पॉपुलेशन ऑफ 2010 प्लस 8.23 माइनस 1.635 डिवाइडेड बाई 100 इंटू पॉपुलेशन ऑफ 2010, ऐसा, ठीक है। तो कैलकुलेट करिए पॉपुलेशन ऑफ 2020 का। तो 2020 का पॉपुलेशन कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा आपका 94.53 प्लस अब देखिए अब आगे क्या कैलकुलेट करोगे? तीन स्टेप कर लिए, समझ ही गए होगे कैसे करना होता है। प्लस ये वैल्यू डायरेक्टली ऐसे कैलकुलेट कर लीजिए, तो प्लस ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 6.234। सो ओवरऑल यू आर गेटिंग 100.7764,000। समझ रहे हैं? इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है स्टेप बाय स्टेप। इसका कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है, आप बच नहीं सकते, आपको इसी तरह से करना होगा। समझ गए? अगर मतलब जैसे कि लास्ट नून डेटा से 30 साल बाद पूछ लिया तो 3 स्टेप में कैलकुलेट होगी। 40 साल बाद पूछ लिया तो 4 स्टेप में कैलकुलेट होगी। मतलब ये 4 लाइन का कैलकुलेशन लिखना ही होगा। समझ रहे हो बात को? तो दिस इज दी पैटर्न। इसी पैटर्न को पकड़ते हुए आपको चीज़ों को करनी है। ओके, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इस तरह के जो क्वेश्चन आएंगे इस मेथड पर बेस्ड, तो ये जो इंटरवल आपको डेटा में दिया रहेगा, जैसे मान लो 5-5 साल का डेटा का दिया हुआ है, इंटरवल दिया हुआ है, तो 5-5 साल पे ही पॉपुलेशन पूछेगा, या 10-10 साल जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। तो हमने 2000 का निकाला, 2010 का निकाला, 2020 का निकाला, ऐसा ही जो इंटरवल क्वेश्चन में दिया रहेगा उसी इंटरवल पर पूछेगा, ठीक है। क्योंकि अदर कुछ पूछ लिया, मान लो 2021 पूछ लिया तो दिक्कत होने लगती है इस मेथड को यूज करने में, तो उस तरह की चीजें नहीं पूछेंगे आपसे।
तो ये स्टैंडर्ड पैटर्न याद रखिएगा, इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। सो इसी तरह से स्टेप लगा देना है, सॉल्व कर लेना है क्वेश्चन, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग हो जाएगा। समझ गया? सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द मैथमेटिकल मेथड ऑफ पॉपुलेशन फोरकास्टिंग। आपका कंप्लीट हो चुका है मैथमेटिकल मेथड ऑफ पॉपुलेशन फोरकास्टिंग। अब हम करेंगे ग्राफिकल मेथड। तो चूंकि हमारी कंप्यूटर अभी हैंग होने लगी, तो मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ यहीं पर, ये वीडियो अपलोड करता हूँ एंड नेक्स्ट हम कंटिन्यू करते हैं रिकॉर्डिंग प्रोसेस। तो जो ग्राफिकल मेथड्स हैं उसको एक्सप्लेन करेंगे। देन वी विल मूव इनटू अनदर टॉपिक ऑफ चैप्टर 1, दैट इज योर वाटर डिमांड एनालिसिस। तो वाटर डिमांड एस्टिमेशन या फिर एनालिसिस कह लो, जहाँ पे अलग अलग तरह के वाटर डिमांड है। म्युनिसिपल वाटर के लिए कितना, म्युनिसिपल यूज के लिए कितना वाटर चाहिए, फायर डिमांड के लिए कितना चाहिए, है ना, इस तरह की चीजें। तो उससे रिलेटेड डिफरेंट फार्मूला है, डिफरेंट डेरिवेशन, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। तो उन सब चीजों को लर्न करते हुए हम फिर नेक्स्ट चैप्टर पे मूव कर जाएंगे, विच इज योर ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी। ठीक है, या फिर सोर्सेस ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, आप ऐसे भी इसको कह सकते हो। तो दैट विल बी योर चैप्टर नंबर 2। इस तरह से आगे बढ़ते रहेंगे। इज इट क्लियर टू यू ऑल? हैव अ नाइस डे, टेक केयर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। बाय डिफॉल्ट आप लाइक कर देंगे, पढ़ लेंगे ईमानदारी से, अच्छे से, तो ये बात तो रियलिटी है कि आपका क्वेश्चंस तो एग्जाम में छूटेगा नहीं, है ना। ऑल दी बेस्ट।